उत्तराखंड में वंचितों के एक सशक्त आवाज के रूप में वंचित स्वर यूट्यूब चैनल और वंचित स्वर साप्ताहिक पत्र की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं के चंद्रा आपसे आज एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए मुखातिब हूँ। वैसे तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि मौजूदा समय में क्या समाज के अंदर क्या चल रहा है और चारों तरफ एक ही बात चल रही है, तो मैं भी वही बात करने जा रहा हूँ जो इसी हफ्ते आरक्षण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। उसको आप लोगों ने जान सुन लिया होगा। ऐसा ही एक निर्णय सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था, जब SC/ST एक्ट को प्रभावहीन बनाने की कोशिश की गई थी। और वैसे ही कोशिश, बल्कि आप कहना चाहिए कि ये उससे भी बड़ी चोट करने की कोशिश ये की गई इस बार। और इस विषय में हम जो है इस वीडियो में आगे कुछ चर्चा करेंगे। इस विषय पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं का आना शुरू हो गया है। आगे भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं इसमें आएंगी और समाज का SC/ST OBC वर्ग इस बात से बहुत चिंतित है और उसके अंदर एक तीव्र आक्रोश है। और ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार भी आक्रोश पिछली बार अप्रैल 2018 का जो आंदोलन था उसी के रूप की तरह सामने आएगा। और ऐसा स्वाभाविक भी है और ऐसा एक जरूरी भी है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जो विषमता समर्थक विचारधारा है वो संविधान प्रदत्त अधिकारों को, जो इन संविधान प्रदत्त अधिकारों के रूप में SC/ST वर्ग को जो भागीदारी मिली हुई है, भले ही वो हाल के दिनों में उसको कागजी उसकी भूमिका रह गई थी, भले ही कागजी था, लेकिन वो किसी भी रूप में विषमता समर्थक विचारधारा को या उनको मिलने वाली हिस्सेदारी मंजूर नहीं थी। और क्योंकि अतीत से लेके आज़ादी मिलने तक, हजारों वर्षों तक उसने इन अधिकारों को अपने पास रखा और उसमें कोई भी हिस्सेदारी इन वर्गों को उसने नहीं दी। संविधान आने के बाद वो इन वर्गों को जो हिस्सेदारी मिली उसका वो सीधे तौर पर विरोध नहीं कर पाया। उसकी वजह क्योंकि ये जो अधिकार थे ये कम्युनल अवार्ड जैसे बड़े अधिकार के बदले में मिले थे। और कम्युनल अवार्ड के बदले में भी बाबा साहब को मजबूरी में जो बड़ा अधिकार था कम्युनल अवार्ड का, उसके बदले में बाबा साहब को मामूली सा अधिकार पूना पैक्ट पे समझौता करना पड़ा था और उस पूना पैक्ट की वजह से ये अधिकार आए थे। और पूना पैक्ट आप सब लोग जानते हैं कि एक मजबूरी में किया गया समझौता था, जो बाबा साहब को ऐसा समझौता करने के लिए बाध्य किया गया था।
बच्चों की जब इतनी जद्दोजहद के बाद यह अधिकार संविधान में आए, तो इसके इन अधिकारों को देना नहीं चाहता था, लेकिन वो सीधे तौर पर इसकी मुखालफत नहीं कर पाया। का कारण मैंने बता दिया, उसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग था, तो इस वजह से वो इन अधिकारियों का सीधे तौर पर मुखालफत नहीं कर पाया। लेकिन उसने मुखालफत करने का अपना चिर परिचित और दूसरा तरीका उसने उसमें अपनाया। वो दूसरा तरीका कौन सा था कि उसने इन संविधान प्रदत्त अधिकारों को ईमानदारी से कभी लागू होने ही नहीं दिया। उसने लागू होने में कभी कोई तत्परता नहीं दिखाई, हमेशा उसने इसमें शिथिलता बरती। और इसकी बात इस बात से इसकी पुष्टि होती है कि आज़ादी के 70 सालों में भी SC ST OBC का कोटा कभी फुलफिल नहीं किया जा सका। जब जब कभी इलेक्शन आते थे या कोई ऐसा मौका होता था, तो एक दिखावे के लिए एक अभियान चलाया जाता था कि भाई SC ST वर्ग, SC ST OBC वर्ग का जो कोटा फिलअप करने के लिए एक ड्राइव चलाई जा रही है। लेकिन वो सब एक दिखावा मात्र थी। अगर वो वास्तव में उसकी कोई दिल से किए हुए प्रयास होते, तो वो कोटा नहीं भरा जाए, ऐसी कोई बात उसमें थी। तो दूसरी तरफ आप देखिए, जब EWS जो कोटा EWS आरक्षण आया, तो अपने लागू होने के वर्ष में ही इसमें 100% कोटा पूरा हो गया, यानी कि 100% इसमें भर्तियां पूरी कर ली गई। तो ये सब चीजें मंशा को दर्शाता है कि देखिए कि इस वर्ग को आरक्षण देने में आपकी मंशा थी, तो आपने एक वर्ष में 100% कोटा पूरा कर लिया। और जिस वर्ग को आप कोटा नहीं देना चाहते थे, उसको आपने 70-75 सालों में भी कोई कोटा नहीं दिया। अब इन 70-75 सालों में प्रतिनिधित्व की लोगों में समझ होने लगी, और प्रतिनिधित्व की जो आवाजें हैं वो बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा, प्रबुद्ध वर्ग द्वारा वो बुलंद की जाने लगी थी। और जब ये आवाजें बुलंद होने लगी थी, अभी हमने पिछले निर्वाचन में देखा कि पिछला निर्वाचन जो है वो पूरा संविधान, देखा कि जो पिछला निर्वाचन था वो संविधान को केंद्र में रखकर लड़ा गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है कि जो प्रतिनिधित्व की आवाज़ें हैं वो मुखर होने लगी थी, और इन्हीं मुखर आवाज़ों को आपस में इनके बीच में मतभेद पैदा हो जाए, इनमें आपस में विभाजन हो जाए, और ये जो मुखर होती आवाज़ें हैं ये शांत पड़ जाए। और इस तरह जो एक अधिकारों की जो लड़ाई लड़ने वाला जो वर्ग है, उसमें एक आपसी मतभेद पैदा हो जाए, ऐसी मंशा जो है इस निर्णय से लगती है। और ताकि जो समता की जो लड़ाई है वो हमेशा ख़त्म हो जाए। और इसका लाभ किसको होगा? जब समता की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, तो जो इन वर्गों के जो अधिकार हैं वो फिर किसी न किसी बहाने से, जैसे NFS जैसे बहाने लेकर, और वो अधिकार जो है, ये जो विसंवादी जो विचारधारा का जो वर्ग है वो उस बात को हड़प लेगा। ये उसके मंशा है।
देखिए, आरक्षण की जो मूल भावना है उसको हमेशा साइडलाइन किया जाता है, जानबूझकर साइडलाइन किया जाता है, और इस बार भी वैसे ही किया गया है। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। यह आरक्षण इस वर्ग को गरीबी के कारण नहीं मिला है, बल्कि यह आरक्षण इस जाति को, इन जातियों को जाति के नाम से मिलने वाली वंचना, तिरस्कार, भेदभाव, घृणा, नफरत, जो हजारों वर्षों से वर्तमान तक लगभग वैसा का वैसा ही है, इस वजह से हमको, इस वजह से इसका प्रावधान किया गया है। शहरों में इसका स्वरूप बदल गया है, लेकिन गांव में इसका स्वरूप ये भी नहीं बदला, स्वरूप भी जस का तस बना हुआ। इस फैसले को देने वाली जो माननीय 7 जजों की बेंच है, उसमें देश की 90% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व, अगर उसको प्रतिनिधित्व कहा जाए तो एक एससी के एक जज इसमें कर रहे हैं, और उन जज साहिब को भी, उन जज साहिब से भी जो है इस आरक्षण और क्रीमी लेयर के कंसेप्ट पर सहमति दिलवाना, ये भी एक रणनीति का हिस्सा है, और ये भी एक तरीका है कि जिसमें मतलब ये कहा जा, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि ये बहाना लिया जा सकता है कि इसमें एससी वर्ग की सहमति है। मतलब क्या आप मानते हैं कि इसमें इन एक मात्र जज होने से एससी वर्ग की सहमति इसमें हुआ है, की सहमति इसमें हुआ है? यह एक उदाहरण मात्र है कि कैसे जो है वंचित वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है, और फिर सहमति का दिखावा भी कर दिया जाता है। आरक्षण का जो अधिकार है वो प्योरली जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन की वजह से, और गरीबी का जन्म भी इन्हीं 2 कारणों से होता है, और ये 2 कारण नहीं होते तो शायद गरीबी भी ना होती। और आरक्षण जो है वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। गरीबी को दूर करने के लिए सरकारें बहुत सारी योजनाएं समय समय पर चलाती रहती हैं। तो स्पष्ट रूप से जो आरक्षण है प्रधानतः जो है ये सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण दिया गया है, और जिसमें जो सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन आज़ादी के लगभग 8 दशक तक भी इसमें कोई परिवर्तन, इसमें कोई कमी, इसमें कोई गिरावट नहीं आई। तो इसीलिए आज भी उन्नाव जैसे कांड, हाथरस जैसी घटनाएं, सहारनपुर की जैसी घटनाएं होना आम बात है। आज भी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जो एससी वर्ग से आता है, वो अपनी प्यास बुझाने के लिए अगर गलती से मटका छू लेता है तो उसका टीचर उसको मौत के घाट उतार देता है। उत्तराखंड में बागेश्वर में एक एससी वर्ग का सोहनलाल किसी सवर्ण की चक्की को छू लेता है तो उसकी चक्की अशुद्ध हो जाती है, उसके बदले में उसकी गर्दन काट ली जाती है। और स्कूल कॉलेजों में अगर आप देखें तो रोहित वेमुला, पायल तड़वी जैसे स्टूडेंट की संस्थानिक हत्या कर दी जाती है। ये तो वो प्रकरणों की मैं बात कर रहा हूँ जो कि प्रकाश में आ गए, और प्रकाश में आने वाले जो प्रकरण हैं बहुत ही नगण्य होते हैं। और ऐसे प्रकरण, ये भी प्रकरण जो है वो सोशल मीडिया की वजह से बाहर आ गया, अदरवाइज हमें ये भी नहीं पता लगता। और ऐसे पता नहीं कितने रोहित वेमुला, कितने पायल तड़वी इन संस्थानों में
जो है रोज इन सामाजिक विषमता को रोज झेलते हैं। अब जब तथाकथित शिक्षित परिवेश में ये सब हो रहा है आज भी, तो गांव देहात में कितनी सामाजिक विषमता होगी, इस बात का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। पूरा देश जानता है कि भारत के दो महामहिम राष्ट्रपति महोदय कोविंद जी, महामहिम आदरणीय मुर्मू जी, वो भी इस सामाजिक विषमता से नहीं बच पाए। जब देश का प्रथम नागरिक, देश का सर्वोच्च नागरिक इस विषमता से नहीं बच पाया, तो आम नागरिक की क्या बिसात है, ये आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो सामाजिक विषमता है, इसको पाटने के लिए कोई प्रभावशाली अभियान कभी चलाया गया? याद नहीं आता कभी कोई ऐसा अभियान इस सामाजिक विषमता को पाटने के लिए चलाया गया। हाँ, इसका उल्टा जरूर नजर आता है कि इसमें से एक उदाहरण तो हमने अभी चर्चा ही की थोड़ी देर पहले कि जब SC/ST एक्ट को कमजोर करने की कोशिश की, तो ये मंशा क्या प्रदर्शित करती है कि हम इन जो विषमताओं को पाटना चाहते हैं या इन विषमताओं को बढ़ाना चाहते हैं। अब शैक्षणिक विषमता की बात कर लेते हैं, तो शैक्षणिक विषमता को दूर करने के लिए भी जो प्रयास है, उनमें भी विपरीत दृष्टिकोण ही आपको नजर आएगा। पहली बात तो आपको इसी से नजर आ जाएगा कि जो शिक्षा का बजट है वो समय के साथ बढ़ना चाहिए था, और इस शैक्षणिक विषमता को पाटने के लिए भी बढ़ना चाहिए था। लेकिन हम पाते हैं कि शिक्षा का बजट बढ़ने के बजाय कई गुना कम कर दिया गया। इसका सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन स्कूलों की संख्या बढ़ने के बजाय लगभग 50,000 स्कूलों को मर्जर पॉलिसी के अंतर्गत बंद करने की कार्य योजना है, और जिसको अमली जामा पढ़ाया जाना शुरू हो चुका है। अब इन जो ये स्कूल बंद होंगे, इनमें किनके बच्चे पढ़ते हैं? इन स्कूलों के बंद होने से कौन सा वर्ग प्रभावित होता है? तो फिर एक सवाल फिर से खड़ा हो जाता है कि सरकारें क्या शैक्षणिक विषमता को वाकई कम करना चाहती है या बढ़ाना चाहती है? अगर कम करना चाहती है तो इनमें जो संसाधनों की कमी थी, इनमें जो अव्यवस्थाएं थी, उनमें कभी जो सुधारों की आवश्यकता थी उन पर ध्यान दिया जाता, लेकिन हम पाते हैं कि कभी इसमें ध्यान दिया नहीं गया।